नर्सिंग रोल। तो चलिए आज हम लोग पहला देखेंगे प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले किन किन बातों को हम लोग सर्जरी में ध्यान रखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्जरी के दौरान पेरी ऑपरेटिव, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव देखेंगे। तो ये तीनों समझ जाएंगे। इसके बाद कोई भी सर्जरी में नर्स की भूमिका पूछेगा तो सेम तरीका अपनाकर आप जो है चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, शल्य क्रिया पूर्व नर्सिंग देखभाल, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सर्जरी से पहले नर्सिंग देखभाल क्या क्या होनी चाहिए देख लीजिए। सर्जरी का समय निर्धारित हो जाने से लेकर रोगी को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पूर्व उसे जो देखभाल प्रदान की जाती है वह शल्य क्रिया पूर्व देखभाल, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होते हैं। मेरे डियर, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी पेशेंट अचानक से जाके सर्जरी नहीं करा सकता है। डॉक्टर देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को मान गए हर्निया के सर्जरी कराना हो, बवासीर का सर्जरी कराना हो, ठीक है ना, फिस्टूला हो गया हो, भगंदर जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों का सर्जरी होता है। पेट का सर्जरी हो सकता है, अलग अलग चीज़ों का सर्जरी होता है। अब डॉक्टर से पहले आप दिखाएंगे, डॉक्टर को लगे स्टोन के सर्जरी होता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को लगता है कि हाँ अब इसको दवाई से जाने वाला नहीं है प्रॉब्लम, तो सर्जरी के रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर। अब ये सर्जरी के जब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा सर्जरी कर दिया जाता है। उसको सर्जरी से पहले डॉक्टर कह दिया कि हाँ सर्जरी होगा, तो अब उसके लिए डेट को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि फलाने डेट तक आपका सर्जरी होगा। अब जब डेट फिक्स हो जाता है सर्जरी के लिए, शल्य क्रिया के लिए, समय निर्धारित हो जाने के बाद से लेकर और सर्जरी से पहले तक जो देखभाल होता है उसी को हम लोग नर्सिंग केयर कहते हैं, और यह प्री ऑपरेटिव होता है, यानी सर्जरी से पहले का होता है, ठीक है। शल्य क्रिया पूर्व देखभाल वह सभी कार्य होते हैं जो कि रोगी को सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए किए जाते हैं। शल्य क्रिया पूर्व मतलब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर वह केयर होता है, वह कार्य होता है जो सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखिए, ये प्री ऑपरेटिव होता है, सर्जरी से पहले का देखभाल, समझ गए। ऐसा नहीं है कि सर्जरी से पहले, अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी पेशेंट को सर्जरी होना कभी हो है, कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन उसका देखभाल शुरू हो जाएगा। उसी का प्री ऑपरेटिव होता है जिसका समय निर्धारित हो गया हो सर्जरी का, उसी का जो है निर्धारित होने के बाद उसका जो है प्री ऑपरेटिव केयर शुरू हो जाता है। और प्री ऑपरेटिव केयर जो है सर्जरी होने से पहले तक जो है चलते रहता है, ठीक है। शल्य क्रिया, अब यहाँ पे देखिए, शल्य क्रिया पूर्व यानी प्री ऑपरेटिव केयर में नर्स का जो भूमिका होता है, जो मैनेजमेंट नर्स का कार्य जो होगा वह निम्न तरीके से होते हैं। कौन कौन तरीके हैं मेरे डियर? पहला तरीका है लिखित सहमति प्राप्त करती है। अब जो नर्स है वो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, सर्जरी से पहले किसी का सर्जरी का टाइम फिक्स हो जाता है तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि नर्स जो है पेशेंट के गार्जियन से, पेशेंट से जो भी है उससे लिखित सहमति लेती है, रिटन में जो है परमिशन लेती है, ठीक है, ऑर्डर लेती है। क्या होता है इसमें? सर्जरी से पूर्व रोगी को होने वाले सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। सर्जरी से पहले रोगी को जो है, सर्जरी से पहले रोगी को सर्जरी के बारे में बतानी चाहिए। रोगी को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। जो लेटर होता है जो सर्जरी से पहले साइन लिया जाता है पेशेंट का और उसके आदमियों का, उससे सहमति जो है हस्ताक्षर करवानी चाहिए। यह यदि रोगी अनपढ़ हो मतलब अनएजुकेटेड हो तो अंगूठा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यदि रोगी 18 वर्ष से कम हो तो उसके संरक्षक के हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अगर रोगी का उम्र 18 वर्ष से कम हो और इसे सर्जरी होना है तो लिखित सहमति के लिए जो है पेशेंट के साथ में जो अटेंडर होगा उसका हस्ताक्षर, उसका सिग्नेचर लेंगे। और यह पहला जो है लिखित सहमति किसी भी अस्पताल के लिए सर्जरी से पहले बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है प्री ऑपरेटिव केयर में। इससे जो है होता यह है कि मान गए सर्जरी से पेशेंट घबराया और सर्जरी के दौरान उसका हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया, तो मान गए आप सर्जरी कर रहे हैं, डेथ हो गया, तो हो सकता है सर्जरी के डर से पेशेंट के हदक लग गया हो जिसके कारण हार्ट अटैक आ गया हो। तो ऐसे में अगर आप जो है रिटन परमिशन नहीं लेंगे पेशेंट या उसके संबंधी से तो आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट को ये मार दिया है, ठीक है। ये होता है, कानूनी रूप से सुरक्षा देता है अस्पताल तथा कर्मचारी को। तो पहला पॉइंट लिखित सहमति का होता है। दूसरा है रोगी को चिंता कम करती है। अब नर्स का ये काम ये होता है, चूँकि सर्जरी के नाम सुनते ही बहुत सारे पेशेंट के मन में डर उत्पन्न हो जाता है, चिंता सताने लगता है कि मेरा सर्जरी सफल होगा नहीं होगा, सर्जरी होने के बाद हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा अगर हमारे साथ गलत हो जाएगा तो इस तरह के तमाम चिंते रोगी को सताने लगते हैं। तो प्री मतलब सर्जरी से पहले नर्स जो है रोगी
रोगी के सभी चिंताओं को कम करने का प्रयास करती है, कोशिश करती है शांत करने का। ठीक है, तो क्या क्या करेगी इसमें? रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करती है, रोगी के सवालों को सही और सकारात्मक उत्तर देती है, रोगी के साथ सकारात्मक व्यवहार करे एवं व्यवहार को विकसित करे। मतलब एक रोगी को चिंता कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एज ए नर्स, इसमें लिखना है। जैसे रोगी के साथ सही बर्ताव करे, रोगी को साथ सही और सकारात्मक उत्तर दे उसके प्रश्नों को, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करे, हमेशा पॉजिटिव बिहेव और उसके साथ विश्वास जो है स्थापित करे, ताकि पेशेंट आपके साथ जो है घबराए नहीं और कंफर्टेबल हो सके, जिससे चिंता कम हो। तो ये सब चीज़ें जो है करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है रोगी के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बनाए रखना चाहिए। अब होता यह है कि सर्जरी से कुछ घंटे पहले, 6 से 8 घंटे पहले रोगी को मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है, जिसको हम लोग NPO कहते हैं, नील पर OS होता है। ठीक है, नथिंग थ्रू द माउथ, मतलब मुंह के थ्रू कुछ नहीं देना। तो ये जो आदेश अगर डॉक्टर ये करते हैं कि पेशेंट को NPO में रखना है सर्जरी से पहले, तो हम उसे NPO में रखेंगे, बट उसके शरीर में तरल का मात्रा कम ना हो, इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा कम ना हो, इसके लिए हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखते हैं, बनाए रखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सर्जरी से पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल समान बनाए रखते हैं, रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी व पेय पदार्थ जो है लेने के लिए कहते हैं, रोगी को आवश्यकता अनुसार IV फ्लूइड प्रोवाइड की जानी चाहिए, आदेशानुसार रोगी को NPO नील पर OS नथिंग थ्रू द माउथ रखना चाहिए। तो ये जो है आप रोगी को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखिएगा, रोगी को पर्याप्त पोषण प्रदान करना। अब होता यह है कि सर्जरी से पहले अगर पेशेंट को पोषण चाहिए तो उसके अनुसार पर्याप्त पोषण आप कैसे देंगे? चूँकि सर्जरी वाले पेशेंट को सर्जरी होना है तो उसका पोषण एक बहुत बड़ा जो है रोल निभाता है। सर्जरी से पहले रोगी को रिच प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, मतलब अधिक से अधिक जो है प्रोटीन वाला आहार देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो रोगी को मिल्ड लैक्सेटिव भी दिया जाता है। अगर ज़रूरी हो तो पेशेंट को मध्यम लैक्सेटिव दिया जाता है, जिससे क्या हो कि मरीज को कब्ज भी ना रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रोगी को फाइबर वाला डाइट देना चाहिए और सलाह देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरेट भोजन लें, जिससे कब्ज वगैरह, गैस वगैरह नहीं रहेगा। रोगी के भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रोगी जो है थाली के थाली खा रहा है, उसके शरीर में उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कम ही खाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोषक तत्व उसके भोजन में रहे, ये जो है होनी चाहिए। रोगी को ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, यानी रोगी को मुखीय स्वच्छता जो है मेंटेन करनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो है रोगी के पोषण का ख्याल रख सकते हैं, पर्याप्त पोषण प्रदान कर सकते हैं। पाँचवा है, रोगी के कीमती सामान हटाती है। अब रोगी अगर कोई ऐसे सामान पहनी होती है जो रोगी को सर्जरी के दौरान दिक्कत कर सकता है, तो आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि चाहे मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो, शरीर पर कोई भी एक्स्ट्रा जो है सामान या कीमती धातु वगैरह, बेल्ट, घड़ी, कुछ भी रहता है, सबको उतार कर रख दिया जाता है और उसे गाउन पहना दिया जाता है जो हॉस्पिटल का ड्रेस होता है। ठीक है ना। तो रोगी को प्री ऑपरेटिव केयर में करते ये हैं कि रोगी को जो भी कीमती सामान है वह शरीर से हटा देते हैं। तो पांचवा पॉइंट यही है कि रोगी के कीमती सामान को हटाती है कौन? नर्स। यह भूमिका है। तो देखिए, सर्जरी से पूर्व रोगी के कीमती आभूषण आदि हटा देने चाहिए। रोगी अगर अपने फीमेल है तो मंगलसूत्र पहनी हो सकती है, पायल पहनी हो सकती है, ऐसे जो है गले में अलग अलग जो है ज्वेलर्स होते हैं वो पहनी हो सकती है, तो इसको हटा देनी चाहिए। यह सभी आभूषण को रोगी के संबंधियों को सौंपकर हस्ताक्षर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के हो सकता है आप हटाएंगे चुपके से और आप ही रखे रहेंगे और सोचेंगे कि हम बाद में दे देंगे, तो हो सकता है आपको जो है गलत आप पर इल्ज़ाम लगा दे और कहे कि हमें जो है इसमें ये ज्वेलर्स था और ज्वेलर्स को रख लिया गया है। तो इसके लिए जो भी ज्वेलर्स है उतार कर क्या करना चाहिए? संबंधियों को सौंप देना चाहिए और उससे हस्ताक्षर ले लेनी चाहिए। यदि किसी छोटे गहने को हटाया जा न सके तो उन पर जो है ड्यूराप्लास्ट लगा दे। मेरे डियर, कुछ ऐसे भी होते हैं शरीर में जिसे आप हटा नहीं सकते हैं, तो उस पर ड्यूराप्लास्ट लगा देते हैं, जिससे क्या हो, दिक्कत ना हो मरीज को। तो ये हो गया कि कीमती सामान को हटाती है। छठा, मैनेजमेंट क्या करती है? नर्सिंग से पहले रोगी को सर्जरी साट की तैयारी करती है। छठा पॉइंट है, जो रोगी होता है सर्जरी वाले, तो सर्जरी से पहले पेशेंट के जहाँ भी सर्जरी होना हो, जिस जगह पर, उस सर्जरी वाले साइट को, जगह को तैयार करती है। तैयार करने का मतलब होता है
कि रोगी के ऐसे साइट पर अगर सर्जरी है जहाँ पे बाल हो, वहाँ पे रोएं हो, तो उसको साफ क्लीन करना चाहिए, हटाना चाहिए, ठीक है। सर्जरी साइट पर किसी भी प्रकार का निशान लगाने से बचना चाहिए। अब जहाँ सर्जरी होना हो वहाँ पे किसी भी प्रकार के जो है अदर जो है मार्क, अदर निशान नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है सर्जरी साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाना चाहिए। अब जो सर्जरी वाला साइट है उसको जो है एंटीसेप्टिक घोल जो होता है सॉल्यूशन, उससे साफ करना चाहिए। क्योंकि सर्जरी वाले साइट को तैयार करने का काम नर्स का ही है, वो कोई जो है उसको कोई तैयार दूसरा नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी को ऐसे जगह पर सर्जरी है जहाँ पे बाल हो, जहाँ पे रोए हैं, ठीक है ना, तो उसको साफ़ करने का काम होता है। पहले जो है उसको नर्स साइट को साफ़ करके रखेगी और साफ़ करने के बाद डॉक्टर आएंगे तो सीधा सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी साइट को तैयार करना यह नर्स का काम होता है, रोल होता है, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट है सर्जरी से पूर्व तैयारी करती है। कुछ ऐसे तैयारी होती है जो कॉमन होते हैं, जो सर्जरी के दौरान जो है नर्स को करना पड़ता है, सर्जरी से पूर्व की तैयारी। अब 7वां पॉइंट है, हम लिखेंगे कि सर्जरी से पूर्व की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ प्री ऑपरेटिव सर्जरी, ठीक है ना। तो सर्जरी से पहले कुछ तैयारियां में जैसे रोगी को एनीमा लगाती है, ठीक है ना, एनीमा लगाना, ओके ना। उसके बाद कैथेटराइजेशन लगाना, ठीक है ना, कैथेटर लगाना, मूत्रनली, ठीक है। प्रक्रिया करते समय एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना, ये भी चीज़ें रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्रिया के लिए सही चिकित्सक आदेश लेना चाहिए। मतलब ये जो सब प्रोसेस हो इन सब के लिए डॉक्टर से आदेश लेना चाहिए, ऑर्डर लेना चाहिए कि क्या पेशेंट में एनीमा लगेगा, क्या पेशेंट में कैथेटराइजेशन लगेगा। तो ये सब जो है डॉक्टर से ऑर्डर लेने के बाद ही किया जाएगा, ठीक है ना। प्रक्रिया का कारण रोगी को बताना चाहिए। अब प्रक्रिया किस कारण से, जैसे कैथेटर लगाना हो, एनीमा देना हो, तो हम किस लिए दे रहे हैं रोगी को बताएंगे कि आपको सर्जरी होना हो, इसलिए यह सब किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रक्रिया को करने के बाद नर्सिंग जो है रिकॉर्ड में अवश्य लिखे। अब आप एक नर्स है या हम कोई भी नर्स है तो उसे सर्जरी से पहले अगर वो तैयारी करती है, सर्जरी से पूर्व की तैयारी करती है, तो उसमें आप एनीमा देना हो, कैथेटर लगाना हो या अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करना हो, यह सब डॉक्टर के आदेश के बाद ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जब हम कुछ करेंगे तो पेशेंट को ज़रूर बताएंगे कि आपको ये किस लिए हो रहा है, मीन्स सर्जरी के लिए तैयारी किया जा रहा है, सर्जरी से पहले का, ठीक है ना। और ये सब कामों को हम अपने नर्सिंग रिकॉर्ड में ज़रूर जो है रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो ये जो है आपके सर्जरी से पूर्व की तैयारी हो गया 7वां पॉइंट। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मानिए, अब कोई ऐसा सर्जरी होगा जहाँ पे कैथेटर लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है तो नहीं लगेगा। कोई ऐसा सर्जरी होगा जहाँ पे एनीमा देने की कोई ज़रूरी नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें कुछ और चीज़ें होगा तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपको कॉमन सी चीज़ें दिमाग में लगाना है, ठीक है ना। बाकी सब टेक्निक सेम होगा, ये जो पॉइंट सब है सब सेम होगा किसी भी सर्जरी में, अगर आप उसके नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं सर्जरी में तो, ठीक है। खासकर प्री ऑपरेटिव का भी हम पढ़ रहे हैं। 8वां है रोगी को सर्जरी की प्री मेडिकेशन देती है। अब जो नर्स होती है वह क्या करती है कि पेशेंट को सर्जरी से पहले कुछ दवाइयाँ देना होता है तो वो दवाइयाँ देती है, ठीक है ना। दवाइयाँ देने का मतलब होता है कि प्री मेडिकेशन, मतलब कुछ मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट को। जैसे जो ऑर्डर रहता है प्रिस्क्रिप्शन पर, वो दवाइयाँ जो है अच्छी तरीक़ा से नर्स को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। एनेस्थेटिक अगर दवा देना है तो उसे हम लोग प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, मतलब PAC होता है, जिसको हम लोग पैक कहते हैं। यह पैक का मतलब होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप, मतलब एनेस्थेसिया से देने के समय ये चेकअप होता है। ये ऑर्डर को पढ़ना चाहिए, ये सब प्री मेडिकेशन में होता है। चूँकि हम लोग सर्जरी से किसी को तैयार करते हैं तो सर्जरी होने से पहले जो है एनेस्थेटिक दिया जाता है, ठीक है ना। चूँकि पेशेंट को जिस भी जगह पर सर्जरी करना है उसे तो सुन्नपन करना रहता है, तो इसीलिए पैक का जांच किया जाता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप, ठीक है ना। एनेस्थेटिक का मतलब ही होता है कि, समझ रहे हैं ना, कि सुन्नपन करना, और इसके लिए एक अलग डॉक्टर होते हैं एनेस्थेटिक का, ठीक है। एनेस्थेटिक दवा रोगी को प्रदान करनी चाहिए, जैसे डाइजेपाम, लोरेंजेपाम, यह आपके एनेस्थेटिक दवाई होता है। देखिए ये दवाई शरीर के गति को क्या करता है, मूवमेंट को कम कर देता है, व्यक्ति ज़्यादा हिल डुल या इधर उधर नहीं कर पाता है। और बाकी कुछ ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको दिया जाता है सुन्नपन उत्पन्न करने के लिए। तो यह जो है आपको क्या करता है, सीडेटिव ग्रुप की दवाइयाँ होता है, एनेस्थेटिक दवा डाइजेपाम, लोरेंजेपाम, ठीक है।
एंटीबायोटिक देते हैं, AST जांच अवश्य करवाना चाहिए। देखिए एंटीबायोटिक की AST जांच जरूर करवानी चाहिए। प्री मेडिकेशन प्रदान करने के बाद इन्हें पेशेंट केयर चार्ट में अवश्य नोट करना चाहिए। और आपने कौन कौन सी दवाई जो है दिया है सर्जरी से पहले, इसको मेंटेन आपको अपने चार्ट में ज़रूर करना चाहिए। प्री मेडिकेशन प्रदान करने के बाद पेशेंट केयर चार्ट में ज़रूर नोट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। चलिए एंड 9वां है यहाँ पे देखिएगा, पेशेंट फाइल तैयार करना। मेरे डियर एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सर्जरी से पहले पेशेंट का कंप्लीट फाइल तैयार किया जाता है, ठीक है। कोई भी पेशेंट का है तो सर्जरी से पहले जो है पेशेंट का एक कंप्लीट फाइल तैयार किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट का सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो OPD का पुर्जा कटाया हो तो OPD का, इमरजेंसी का हो तो इमरजेंसी का, जिस पर डॉक्टर जो है पहले सबसे पहले देखे हुए हैं वो रहता है, फिर सर्जरी वाले का रहता है, फिर एनेस्थेटिक रहता है, फिर विभिन्न प्रकार के चेकअप जांच रहते हैं जो सर्जरी से पहले किए जाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन वगैरह वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं। CPR टेस्ट होता है जिसको हम लोग क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट कहते हैं। तो ये सब जो है आपके सर्जरी से पूर्व जो फाइल तैयार करते हैं उसमें सर्जरी से पूर्व रोगी के सभी इन्वेस्टिगेशन चेकअप मतलब जांच जो है रहता है, जैसे ब्लड का जांच, यूरिन कल्चर का टेस्ट, रूटीन का टेस्ट, ठीक है, एक्सरे रहता है, अल्ट्रासाउंड रहता है, CT स्कैन रहता है, CPR टेस्ट रहता है, AFB एसिड फास्ट बेसिलस का टेस्ट रहता है। तो ये सब टेस्ट जो जो चीज़ें ज़रूरत रहता है डॉक्टर लिखते हैं सर्जरी से पहले, और वो सब का एक फाइल में बनाकर तैयार किया जाता है सर्जरी से पहले, ठीक है। अब देखिए पेशेंट की फाइल तैयार करने में निम्न तथ्य शामिल है। कौन कौन से तथ्य शामिल है, कौन कौन से चीज़ें शामिल करना चाहिए पेशेंट के फाइल बनाने में। तो पेशेंट का सबसे पहले जो एडमिशन हुआ है वो सीट होनी चाहिए, पुर्जा। OPD में अगर दिखाया है तो OPD कार्ड होनी चाहिए। पेशेंट का रिटन कंसेंट मतलब लिखित रूप से जो सहमति पत्र होता है वो होना चाहिए। डॉक्टर का नोट्स होना चाहिए, नर्सिंग का नोट्स होना चाहिए। पैक चेकअप मतलब जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है वो रहना चाहिए, ठीक है। चेक लिस्ट मतलब जितने भी चेक हुआ है सबको यहाँ पे लगाया जाता है इस फाइल के अंदर। तो ये जो है आपके फाइल हो गए तैयार करना। एंड लास्ट है, अब रोगी को जब सब चीज़ हो जाता है पोषण के लिए देखभाल कर लेती है, ठीक है, सर्जरी साइट की तैयारी कर लेती है, लिखित सहमति ले लेती है, ठीक है, फाइल तैयार कर लेती है, तो उसके बाद पैक का जांच हो जाता है, ठीक है ना, सर्जरी से पूर्व मेडिकेशन दे दिया जाता है। तो उसके बाद अब हम पेशेंट को क्या करते हैं, OT रूम में भेजते हैं। और OT रूम में भेजना मतलब सर्जरी अभी नहीं हुआ है, सर्जरी होने जा रहा है, तो ये सर्जरी से पहले का ही प्रोसेस होता है OT रूम में भेजना। तो OT रूम में भेजना रोगी को यह 10वां पॉइंट है। और इसमें भी नर्स जो है रोल भूमिका होता है। कैसे, देखिए जब आदेश हो तब रोगी को नर्सिंग ऑर्डरली के साथ OT रूम में भेजना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट का सब चीज़ तैयारी हो गया तो हम अपने मन से रोगी को OT में भेज देंगे, ऐसा नहीं। जब ऑर्डर हो डॉक्टर का, जब डॉक्टर पूरा फिट एंड फाइन हो और ऑर्डर करे डॉक्टर, तो जो है जाकर OT रूम में रोगी को भेजना चाहिए। रोगी की फाइल में समय एवं शिफ्ट नोट अवश्य डालने चाहिए। अब रोगी कितने बजे OT में प्रवेश किया है, किस शिफ्ट में किया है, इस रोगी के फाइल में ज़रूर नोट करना चाहिए, ठीक है। रोगी के जैविक चिन्ह वाइटल साइन को नियमित रेगुलर रूप से जांच करते रहना चाहिए। रोगी का आइडेंटिफिकेशन बैंड अवश्य रूप से बांधा होना चाहिए। मतलब रोगी के चिन्ह के लिए कुछ ऐसे बैंडेज होते हैं जो बांधा जाता है सर्जरी में OT रूम में जाते समय, ठीक है। नेक्स्ट होता है रोगी को OT में भेजने से पूर्व मूत्र त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब जो भी पेशेंट सर्जरी में जाने वाला होता है तो नर्स उसको एक बार कहती है कि अगर आपको मूत्र या कोई बाथरूम वगैरह लगा हो तो आप त्याग लीजिए, क्योंकि अब सर्जरी में चलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यह कम में चांस होता है क्योंकि तब जो है पेशेंट जो है क्या होता है, पेशेंट को कुछ पता चलता नहीं है, समझ गए चीज़ को, पेशेंट जो है एनेस्थेसिया लग गया रहता है। उसके बाद यदि रोगी को कैथेटर IV लगा हो, NG ट्यूब लगा हो, आप लोग को पता होना चाहिए NG ट्यूब क्या होता है, तो रोगी को ट्रांसफ़र करते समय मतलब OT में भेजते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी जो है अपने जगह से इधर उधर ना हो, ठीक है। रोगी को OT में भेजने से पूर्व हॉस्पिटल गाउन अवश्य पहनाना चाहिए। अब ये सब सर्जरी से पूर्व की तैयारी है कि रोगी को सर्जरी में भेजने से पहले उसको हॉस्पिटल का जो ड्रेस जो गाउन है वो ज़रूर पहनाना चाहिए, ठीक है।
रोगी को सभी प्री मेडिकेशन देते के पश्चात ही ओटी में भेजना चाहिए। अब रोगी को जो भी मेडिसिन है प्री मेडिसिन वह देने के पश्चात ही ओटी में भेजना चाहिए। ऊपर भी आप लोग देखे हैं कि प्री मेडिकेशन देनी चाहिए, तो ये प्री सर्जरी का मेडिकेशन देना चाहिए, तो ये देने के बाद ही ओटी में भेजना चाहिए। रोगी को ओटी में भेजने के बाद उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवश्य देना चाहिए। अब मान गए आप नर्स दो तरह के होता है, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपका ड्यूटी है कि ओटी से आप बाहर जो है रिसेप्शन पर हैं, तो आपको पेशेंट का किसी को तो ओटी में जाने नहीं देता है, तो आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। किसको? पेशेंट के आदमी को, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से पॉइंट जो है हमें लिखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, मैंने आपको अच्छे से एकदम स्लो में बता दिया है, आप लोग अपना मेंटेन कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट मैंने बताया। कॉमन सी बात है कि सर्जरी से पहले आप क्या क्या पेशेंट को जो है कर सकते हैं, आपका क्या क्या रोल है, तो सारा रोल को तो बता ही दिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ न होने। जैसे सर्जरी टीम के कौन कौन से मेंबर होते हैं सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम में, ओटी में, इसके बारे में जो है चर्चा करना है। यानी सर्जरी दल के बारे में वर्णन करना है कि एक ओटी रूम में सर्जरी दल में कौन कौन से जो है होते हैं, टीम में मतलब सर्जरी में कौन कौन से जो है लोग सदस्य मौजूद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है सर्जरी दल के बारे में, ठीक है। चलिए, उत्तर है सर्जरी की सफलता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम होती है जिसका सर्जरी संबंधी कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इस टीम को सर्जिकल टीम भी कहते हैं। अब देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि सर्जरी जो है सिर्फ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो मेरे डियर मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि सर्जरी तो डॉक्टर के द्वारा किया ही जाता है, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्जरी के जो होता है उसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर का भूमिका नहीं होता है। उस डॉक्टर के आसपास बहुत सारे जो है कर्मी होते हैं जो इस सर्जरी में भूमिका अपना निभाता है। जैसे नर्स हो जाते हैं, सर्जरी असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद जो है बेहोशी करते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, स्क्रब नर्स होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है और सारे जो है अलग अलग आपके उसके बाद डॉक्टर होते हैं। तो इन टीम में इस सारे लोगों का जो है क्या होता है, एक सफल पूर्वक सर्जरी के लिए इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, और इन्हीं सब जो मिलकर सर्जरी करते हैं तो उनको सर्जिकल टीम कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे सर्जिकल टीम के सदस्य न केवल रोगी को इंट्रा ऑपरेटिव केयर प्रदान करते हैं बल्कि उसके लिए प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट एवं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का भी आधार तैयार करते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो सर्जरी होता है तो सर्जरी को केवल जो है सर्जरी के दौरान ही जो है इन सारे सदस्यों का मतलब जो सर्जरी के दौरान जो उपस्थित रहते हैं उसमें सभी चीज़ें सभी कर्मचारी होते हैं जिनका ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है सिर्फ सर्जरी के दौरान का ही देखभाल करते हैं, यह एक ऐसा बेस तैयार करते हैं ताकि आराम से सर्जरी से पहले और सर्जरी होने के बाद जो है इसको देखभाल तैयार मैनेजमेंट किया जा सके, ऐसा आधार तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल टीम में नर्स वगैरह सब लोग होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव दोनों में काम करती है, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव में डॉक्टर वगैरह एनेस्थेटिक वगैरह सब होते हैं जो ऑपरेशन चल रहे समय जो है देखभाल किया जाता है। तो मतलब प्री हो पोस्ट हो ये तो होता ही है, साथ में इंट्रा ऑपरेटिव ही जो है आधार तैयार किया जाता है सर्जिकल टीम के द्वारा, ठीक है। आधार तैयार करने का मतलब है कि उनको देखभाल के लिए जो है बनाया जाता है। जैसे नर्स हो गई तो नर्स का काम होता है पोस्ट ऑपरेटिव में भी देखना, प्री ऑपरेटिव में भी देखना, तो इस नर्स जो है इस सर्जिकल टीम के हिस्सा ही होती है। तो यह एक बेस एक आधार बनता है जिससे देखभाल प्रदान किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल टीम के सदस्यों का वर्णन इस प्रकार है। अब सर्जिकल टीम में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन से कर्मचारी होते हैं देख लीजिए। पहला होते हैं सर्जन। सर्जन सर्जिकल टीम का मुखिया होता है तथा सर्जरी करने में मुख्य योगदान उसी का होता है। सर्जन सर्जरी करता है तथा टीम के अन्य सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है।
अब कोई भी सर्जरी होता है मेरे डियर, तो उसका सबसे जो मेन होता है, जैसे मान गए कि 5 से 6 लोग जो है सर्जरी के दौरान मौजूद रहते हैं ओटी रूम में, ठीक है। इस 5 से 6 लोग में मानिए एक हो गया सर्जन, ठीक है, जो सबसे मेन होता है। अब इन सर्जन के आसपास डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, और जो है सर्जन असिस्टेंट होता है, ओटी टेक्नीशियन होता है, ठीक है, नर्स होती है, उसी प्रकार से जो है और सारे लोग होते हैं। तो लगभग ये लोग क्या करते हैं कि ये मदद करते हैं सर्जन को, और सर्जन जो है आवश्यक दिशा निर्देश देने का भी काम करता है उन सारे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, यह सर्जरी टीम के मुखिया होते हैं, मतलब मेन आदमी होते हैं, ठीक है। तो सर्जन के बारे में जान गए, यह मेन डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं। दूसरा होता है असिस्टेंट सर्जन। असिस्टेंट सर्जन सर्जरी के दौरान सर्जन को मदद करता है। यह भी सर्जरी के क्षेत्र में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ सर्जन होता है। मेरे डियर, सर्जन हो जाता है जो सर्जरी करता है, वह मेन होता है, और वह जो है आपके बैचलर मास्टर डिग्री लेकर आया हुआ रहता है डॉक्टरेट का, ठीक है। तो सर्जन का काम होता है। लेकिन उसको असिस्ट करने वाला, सहायता करने वाला एक असिस्टेंट सर्जन भी होता है, जिसका काम होता है कि सर्जन को हेल्प करना, सर्जन को मदद करना सर्जरी के दौरान। यह जो असिस्टेंट सर्जन होता है, ये जो है या तो डिप्लोमा वाला भी हो सकता है या बैचलर डिग्री वाला भी हो सकता है असिस्टेंट में, ठीक है। लेकिन जो सर्जन होगा उसके लिए प्रॉपर डॉक्टरेट होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा एनेस्थेटिक होते हैं। अब चूँकि सर्जरी के दौरान व्यक्ति को, सर्जन होता है, चीरा लगता है शरीर में, तो काफ़ी पेनफुल और ब्लीडिंग वाला कंडीशन होता है, जिसको अगर व्यक्ति देख ले तो उसका हार्ट फेल या कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए, सेंसलेस बनाने के लिए, लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक एनेस्थेटिक होते हैं, जो व्यक्ति को जो है उस जगह जहां भी सर्जरी करना हो उस जगह को लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, मीन्स सुन्नपन उत्पन्न करता है, बेहोशी करता है, जिससे व्यक्ति को जो है पता नहीं चलता है सर्जरी के होने वाले जो भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और सर्जरी आराम से होता है। जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो वाइटल साइन, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन आदि को लगातार मॉनिटर करता रहता है, और किसी भी प्रकार के असमान परिवर्तन आने पर तुरंत सर्जन को सूचित करता है, ठीक है। जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका काम ही होता है कि एनेस्थेटिक दे देना, मतलब सुन्नपन का या लॉस ऑफ सेंसेशन, बेहोशी करने का जो भी प्रोसेस है, करने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सर्जरी चालू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वह एनेस्थेटिक बेहोश करके चला जाता है, जब तक सर्जरी पूरा नहीं होता है तब तक वह एनेस्थेटिस्ट जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बेहोशी किया है, तो बेहोशी तोड़ना भी और बेहोशी तक देखने का काम भी उसी का ही होता है। क्योंकि पेशेंट का जो है हो सकता है बेहोश होते पर वाइटल साइन, पल्स, रेस्पिरेशन ये सब बंद हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत हो सकता है। तो इस सब का लगातार मॉनिटर जो है एनेस्थेटिस्ट अपने स्तर पर करते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उसमें एबनॉर्मल दिखता है तो तुरंत सर्जन को सूचित करता है, ठीक है। तो यह एनेस्थेटिस्ट हो गया। चौथा है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स का मतलब क्या होता है? यह एक रजिस्टर्ड नर्स होती है। यह सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट भी करती है तथा उसके आवश्यकता अनुसार उपकरण का भी उपलब्ध कराती है और रोगी की स्थिति का नज़दीकी से ऑब्जर्वेशन करती है। स्क्रब नर्स जो है गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स, शू कवर आदि पहने हुए होती है तथा पूरी तरह से जीवाणु रहित क्षेत्र, स्टरलाइट फील्ड बनाए रखती है। देखिएगा, अब ये जो सर्जरी दल होता है इसमें एक स्क्रब नर्स होता है। तो स्क्रब नर्स वो नर्स होती है जो एक डिग्री धारी रहती है, जो एक रजिस्टर्ड रहती है और वैलिड होती है, जो अंदर ओटी रूम में सर्जन के साथ में होती है, और यह भी जो है असिस्ट का ही काम करती है, मीन्स सहायक का ही काम करती है सर्जन को सर्जरी के दौरान। जैसे आवश्यक उपकरण ला के देना, ठीक है, पेशेंट को हमेशा आकलन करते रहना कि पेशेंट किस कंडीशन में है, वाइटल साइन पर हमेशा जो है नज़र बनाए रखना और सर्जन को कोई भी आवश्यकता होने पर उसे सहायता करना, ठीक है। और जो स्क्रब नर्स होती है वह मास्क, कैप, ग्लव, शू कवर आदि सभी चीज़ें पहनी हुई होती है, यानी पूर्ण तरीक़ा से वह एक जीवाणु रहित क्षेत्र, स्टरलाइट फील्ड बनाए रखती है। क्योंकि ओटी रूम में
बिल्कुल जो है एकदम साफ चीज़ों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा भी गंदा जो है ओटी रूम में नहीं चलता है, क्योंकि ओटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होता है। वहाँ पे डायरेक्ट सर्जरी होता है और उस सर्जरी के माध्यम से अगर गंदे चीज़ का समावेश होगा, प्रवेश होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है आसानी से संक्रमण प्रवेश कर जाएगा उस घाव वाले रास्ते से। इसलिए बिल्कुल जीवाणु रहित, मतलब बिना जीवाणु के जो है क्षेत्र का उपयोग स्टरलाइट फील्ड का उपयोग किया जाता है। तो यही स्क्रब नर्स होती है। पाँचवा में है सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स का मतलब होता है यह भी एक रजिस्टर्ड नर्स ही होती है, परंतु स्टरलाइट फील्ड के बाहर काम करती है। यह नर्स स्क्रब नहीं होती है एवं आवश्यकता अनुसार सप्लाईज उपलब्ध करवाती है। यह नर्स प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन करती है। मेरे डियर, सर्कुलेटिंग नर्स का मतलब होता है और एक स्क्रब नर्स, ये दो नर्स होती है जो सर्जरी के दौरान मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जो स्क्रब नर्स होती है वह ओटी रूम में सर्जन के साथ में होती है और वहाँ पे कोई भी चीज़ का आवश्यकता होता है तो सर्जन को सहायता मदद करती है, ठीक है। और वह पूर्ण स्क्रब नर्स इसीलिए होती है क्योंकि वह पूर्ण तरीका से स्टरलाइट फील्ड में होती है, जीवाणु रहित जो है क्षेत्र में होती है। इसलिए उसको ग्लव्स, मास्क, शू कवर, हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है उसको, इसीलिए वह स्क्रब नर्स होती है। लेकिन जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वह ओटी रूम में नहीं होती है, ओटी रूम से बाहर होती है। उसका काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, मीन्स हर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, हर एक चीज़ों का जो है कलेक्शन करना और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, और ओटी रूम से बाहर एक तरीका से कहिए तो रिसेप्शन वाले जगह पर जो है उसका बैठने का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, ठीक है। और यह एक स्क्रब नर्स नहीं होती है, मतलब इसको गाउन से, ग्लव्स या टोपी वोपी जो होता है वो सब पहनने का ज़रूरत इसको नहीं होता क्योंकि यह ओटी से बाहर होती है, ठीक है। तो ये पांचवा सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब नर्स, ये दो याद रखिएगा कि सर्जरी के दौरान ओटी में दो प्रकार के ओटी सर्जरी के दौरान जो है होती है नर्स। एक स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स वह नर्स होती है जो ओटी के अंदर होती है, वह सब चीज़ पहनी हुई रहती है। लेकिन जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वह ओटी से बाहर होती है, इसका मुख्य काम डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ठीक है। सातवां आप देखिएगा सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि यह एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो कि स्क्रब नर्स की तरह ही कार्य करती है। यह सर्जरी के लिए विसंक्रमित वातावरण तैयार करता है तथा सभी आवश्यक सप्लाई को एकत्रित करता है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब है कि सर्जरी में उपयोग आने वाले सभी टेक्नोलॉजी का जो है क्या करता है, ये देख रेख विसंक्रमित साफ सुथरा करता है और मेंटेन बना के रखता है। यह एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, समझ गए, जो सर्जरी में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट को, सप्लाई को एकत्रित करता है और विसंक्रमित वातावरण तैयार रखता है। मतलब डिसइंफेक्ट जो है स्टरलाइट वातावरण इन्वायरमेंट बनाए रखता है और सारे सप्लाई को एकत्रित करता है। तो एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं। एंड सातवां है रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब होता है कि जो जूनियर रेजिडेंट होता है और एक सीनियर रेजिडेंट होता है। तो जो शिक्षण अस्पताल में अगर मान गए मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का पढ़ाई भी होता है, MBBS का तो वैसे में वहाँ पे रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट भी रहते हैं और स्टूडेंट भी पढ़ाई वाला रहता है। तो ऐसे में वह इस चीज़ का हिस्सा हो सकता है, किसका, सर्जरी का। क्यों? क्योंकि उसे भी सीखना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है, तो वह इसका इस हिस्सा सर्जरी का हो सकता है। तो वो रेजिडेंट और स्टूडेंट होता है, ठीक है। जो शिक्षण वाले अस्पताल में होते हैं रेजिडेंट और मेडिकल स्टूडेंट, जो सर्जिकल टीम के हिस्सा होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ लीजिए। तो कुल 7 प्रकार से 7 टीमों का सदस्य होता है ठीक है, सॉरी 7 सदस्यों का टीम होता है, 7 मेंबर का टीम होता है। अब इसमें जो है सभी अपना अपना रोल निभाता है। तो सर्जिकल दल का बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब आप लोग इसके नीचे हिंदी के बाद इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मुझे जितना होता है मैं अच्छे से समझाने का प्रयास आप लोग को करता हूँ, ठीक है।